हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो मेरी होने वाली है वो क्लास 12th के ऐसे बच्चों के लिए होने वाली है जिन्होंने अभी तक फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी सिद्ध होने वाली है। तो इस वीडियो को अगर आप फुल एंड तक देखते हैं तो आपके एग्जाम के 12 नंबर जो हैं वो आपके कन्फर्म होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आपको टॉप 10 ऐसे सवाल बताए जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जिनको पढ़ के आप आसानी से बोर्ड में पास हो सकते हो। तो जल्दी से अपनी पहला सवाल हम शुरू करते हैं। क्या है, देखिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ लिखिए। तो इसमें जो दोस्तों होगा सवाल आपसे जो पूछा जाएगा यहाँ तक, उसमें आप लोग को अब सूत्र तो लिखना ही लिखना पड़ेगा, साथ में उनके जो आप लोग इसमें प्रतीक जो हमने लिखे हैं, जैसे ये हो गया, ए हो गया, डेल्टा एम हो गया, इनके प्रतीकों का अर्थ भी हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसको सिंपल से हम लोग यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला है मेरा, क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू और साइन ए अपॉन टू। तो दोस्तों, इसका प्रतीक हम लोग लिख लेते हैं। क्या है, देखिए, यहाँ पर जो ए होगा वो मेरा वो क्या होगा, प्रिज्म कोण, और एन क्या होगा मेरा अपवर्तनांक, और डेल्टा एम मेरा अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, तो आपको इतना ही लिखना है। इसमें 2 नंबर में पूछा जाएगा और इसमें एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अपना जल्दी से अपना दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे सामने क्या है कि दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। मतलब दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या होती है, कैसे उसको निकाला जाता है। तो उसका फॉर्मूला भी हम लोग इसमें देखेंगे, डिफिनेशन भी देखेंगे। दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। तो आपको यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी मिल जाएगा। क्या होता है इसका, विभेदन क्षमता इक्वल टू 1 अपॉन विभेदन सीमा। ठीक, अपॉन में मतलब इसको अगर हम बोले तो डी अपॉन क्या होगा इसका, 1.22 लेमडा। तो वो डी हमारा क्या होता है यहाँ पर, उसको यहाँ पर हमने यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है कि डी इक्वल टू मेरा अभिदृश्यक लेंस का द्वारक होगा। ठीक है, लेंस में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इस तरह से होता है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसे लेंस बना होता है तो अभिदृश्यक क्या होता है, अभिद्वारक क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि अभिदृश्यक मेरा क्या होता है और अभिकारक सॉरी अभिद्वारक क्या होता है। तो यहाँ पर बताने की जरूरत कुछ नहीं है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमसे कह रहा है कि परावर्तित दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए। तो जो परावर्तित दूरदर्शी होता है उसकी विशेषताएं केवल आपसे पूछी गई हैं। तो 2 से 3 विशेषताएं आप उसको लिख दीजिए, क्योंकि यार 2 नंबर में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें। अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो फिर 5-5, 6-6 नंबर वाले जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो छूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देखते हैं क्या है पहला पॉइंट इसका, परावर्तित दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, परावर्तित दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लोग को सिंपली इसमें लिख देने हैं। देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन अपना। ठीक है दोस्तों, देखिए, लेंस, चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सामने। क्या कह रहा है कि हमसे लेंस का द्वितीय फोकस की परिभाषा लिखनी है आपको, मतलब लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा। तो ये डायग्राम नीचे आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर जो बना हुआ है इसको हम लोग थोड़ा विस्तार से अच्छी तरह से समझते हैं। क्या है, देखिए, ये मेरा डायग्राम इस तरह से ऐसे बना हुआ है। बीच में क्या रखा हुआ है मेरा, ऐसे एक लेंस रखा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड इसको ऐसे बना देते हैं। ये मेरा रखा हुआ है बीच में लेंस, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो मेरा ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी होती है कोई, और यहाँ से ये पड़ा इस पर, और ये पढ़ने के बाद क्या हो गया, ऐसे वेंट हो गया। तो आप लोगों ने दर्पण में पढ़ रखा होगा यही चीज़ सेम आप लोगों ने, कि इस तरह से मान लो अगर है और यहाँ पे दर्पण पीछे ऐसे बना होता है तो ये ऐसे आके ये निकल जाता है। तो यहाँ पर मेरा क्या होता था, F1 होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दूसरा फोकस लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इधर थोड़ी ना जा रही है हमारी किरण। तो ये F1 करके हम लोग छोड़ देते थे। लेकिन लेंस में क्या है कि इसमें टकराने के बाद इधर आ रहा है, ये देखिए इस तरफ आ रहा है। तो मेरा क्या बनना है यहाँ पर, F1 बनना है, और F2 बनना है। F1 कहाँ पर होता है, लेंस के इस तरफ, F2 होता है लेंस के इस तरफ। तो सिंपली इसकी डिफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, ये डिफिनेशन आप लोग को लिख देनी है। क्या डिफिनेशन है, पढ़ते हैं ज़रा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं। तो देखिए, ये किरण आ रही है, अपवर्तित हुई यहाँ पर, काटी यहाँ पर, तो ये इसको बोलेंगे हम लोग द्वितीय फोकस। ठीक है, तो इतना ही था इस चौथे क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना हम लोग। अगला देखिए क्या है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, जो ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये सब 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अगर 5 नंबर में पूछा रहता है तो जैसे फॉर एग्जांपल बता रहे हैं आपको कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन बढ़ा देगा वो। ठीक है, और प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो आपको यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख दीजिएगा और इसके शर्तों के 1 से 2 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, आपके 5 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो फिलहाल हम देख लेते हैं प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसकी डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन इसकी दी हुई है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली 2 तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। ठीक है, इसी घटना को हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। तो ये आप लोग को पढ़ा होगा आप लोगों ने डायग्राम बुक में।
इस तरह से आवृत्ति आयाम सेम होता है, ठीक है। ऐसे रेस चलती है हमारी। और दूसरी क्या होती है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली, ठीक है, दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो एक ही दिशा में चलेंगी, मतलब ऐसे हम लोग चला सकते हैं इसको। एक ही दिशा में तो चल रही है, देखिए जा कहाँ रही हैं, सब देखा रहा, तो जा तो इधर ही रही हैं, सब लेफ्ट की तरफ, सॉरी राइट की तरफ, है ना। तो यही होती है हमारी व्यतिकरण का सिद्धांत। अच्छा, इसके सिद्धांत की आवश्यक शर्तें क्या हैं वो हम लोग देख लेते हैं, नीचे लिखी हुई हैं जो इसकी शर्तें। देखिए दोस्तों क्या लिखी हुई हैं, शर्तें इसकी दी हुई हैं। देखिए पहला, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा वो मिलेगा, दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए, ठीक है। तो जो हमने ये बनाया था देखिए एक दूसरे के निकट थी, ठीक है, एक दूसरे को टच करती हुई थी। फिर क्या है दूसरा पॉइंट यहाँ पर, दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण मतलब होने चाहिए, संकीर्ण का मतलब होता है नैरो, मतलब पतले होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं खूब अलग अच्छा खासा गैप हो, बहुत नॉर्मल सा गैप होना चाहिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। आयाम मतलब कहने का मतलब ये जो इस तरह से जो चल रही है, ठीक है, आयाम मतलब एक ही एम्पलीट्यूड होना चाहिए, इतना से ये समझ लीजिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, दोनों स्रोत की आवृत्तियां तथा तरंगें बराबर होनी चाहिए। तो देखिए आयाम क्या है मेरा, आयाम ये है, आवृत्तियाँ फ्रिक्वेंसी क्या होगी, एक सेकंड आपको और विस्तार से हम बताते हैं। देखिए आयाम इस लाइन का अर्थ देखिएगा, तीसरे पॉइंट का आयाम सेम होने चाहिए, मतलब इस तरह से बराबर जाना चाहिए, ठीक है। और ये कब बराबर होगा मेरा, भाई ऐसे थोड़ी ना होगा कि मान लीजिए ऐसे बना रहा हूँ, ये नीचे हो गई, फिर ऐसे करके छोटी करके टेढ़ी मेढ़ी ऐसे, फिर है ना, ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर ये वाला पॉइंट मेरा गलत हो जाएगा। ये सही रहेगा। और ये कंडीशन होगी कब, जब मेरे क्या होंगे, आयाम बराबर होंगे और आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य बराबर होंगी, तो नीचे वाली सिचुएशन मेरी सही बैठेगी, ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए दिया हुआ है हमको कि देहली आवृत्ति और कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को देहली आवृत्ति और कार्यफलन की डिफिनेशन लिखनी है और कुछ भी इसके अलावा आपको नहीं करना है। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा दोस्तों देख लेते हैं, क्या है कि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे हम लोग म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पर म्यू बोल सकते हो। कार्यफलन क्या है देखिए, ठीक है, वैसे इसको आवृत्ति बोलते हैं हम लोग, देखिए अभी आगे बताएंगे आपको। किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग कार्यफलन कहते हैं, इसे डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी चीज़ लिख के अगर उसके बगल में देखिए, कोई भी चीज़ मान लीजिए हम लिखें और बगल में छोटा सा जीरो लगा तो उसका मतलब होता है नॉट, ठीक है, इसका मतलब होता है नॉट, तो इसको हम लोग बोलेंगे डब्ल्यू नॉट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक और बता दें आपको कि मान लीजिए ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर छोटा सा जीरो लगा दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इतने को म्यू, और ये जीरो लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, म्यू नॉट। क्लियर हुआ। इसका छोटा सा फॉर्मूला है वो यहाँ पर देख लीजिए, W इक्वल टू एच म्यू नॉट, और यहाँ पर H इक्वल टू दिया हुआ प्लांक नियतांक, और म्यू नॉट होता है देहली आवृत्ति, ठीक है। ये क्लियर हुआ। देखते हैं 8वां क्वेश्चन। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन मेरा कि रदरफोर्ड के आपको मॉडल की यहाँ पर व्याख्या कर रही है, ठीक है। मतलब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो यहाँ पर कमियां हैं, उनकी जो उन्होंने व्याख्या करी, तो उसकी कमियां हैं वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो जल्दी से देख लेते हैं। इसकी पहली कमी क्या है कि रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने क्या बताया था कि देखिए जो हमारा ये रेडियस नाभिक होता है, तो नाभिक इसके चारों ओर गति करता रहता है, ठीक है, ऐसे 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 करके गति करता रहता है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो इनके हिसाब से कि एक समय ऐसा आएगा जब भाई इलेक्ट्रॉन घूमते 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 क्या होगा, थक जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब वो इसमें नाभिक में गिर जाएगा। तो ये इनकी पहली कमी थी। दूसरी गलती देखते हैं इनकी क्या है। दूसरी गलती इनकी यहाँ पर कि रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, जबकि ऐसा नहीं है, अर्थात परमाणु केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है। अतः यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। भाई रदरफोर्ड के हिसाब से जैसे ये मेरा नाभिक होता है, तो इनके हिसाब से जैसे मान लीजिए बाहर कितनी कक्षा होती हैं, 8 से 10 जो भी होती हूँ ऐसे होती हैं। तो इनके हिसाब से कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हर एक कक्षा में घूमता है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी सब निश्चित दिशाओं में निश्चित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए इसमें 8 होंगे तो इसमें 4 होंगे, इसमें 2 होंगे, ठीक है। ये होता है इसका फंडा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नाभिकीय बल किसे कहते हैं। नाभिकीय बल क्या हो जाएगा कि नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियनों P+N को बांधे रखता है, उसे हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। भाई ये नाभिक के अंदर जो है एक ऐसा बल लगता है जो इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना होता है, भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधे रखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। तो छोटा छोटा इसके पॉइंट देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये बल आकर्षण बल होते हैं। दूसरा, यह बल अत्यंत तीव्र होते हैं, तेज होते हैं, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन को नहीं गिरने देते हैं बाहर।
ये बल लघु परिसर के होते हैं, मतलब इनका इसी के अंदर बल सीमित रहता है, इसके बाहर नहीं होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नाभिकीय संलयन क्या है, इसका उदाहरण से ही समझाइए। तो नाभिकीय संलयन देख लेते हैं भाई क्या है कि जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने रिएक्शन दे रखी है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला यहाँ पर क्या है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। नाभिकीय विखंडन मतलब संलयन होता है, जैसे दो छोटे छोटे मिलके क्या बने, एक बड़ा नाभिक बना दें। ठीक है, जैसे देखें फॉर एग्जांपल ये छोटे छोटे मिलके एक छोटे छोटे से कण हैं। ठीक है, छोटे छोटे कण मिलके ये छोटे 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 कण मिलके सब क्या करें, एक दिन एक बड़े नाभिक का निर्माण कर दें मिलके। और इसका जस्ट अपोजिट होता है विखंडन में। नाम ही से पता चला कि विखंडन मतलब टूटना, कि एक बड़ा सा आपके पास नाभिक है इतना बड़ा, उसको टूट जाता है छोटे छोटे भागों में ऐसे, उसको बोलते हैं हम लोग विखंडन। ठीक है, नाभिकीय संलयन का जस्ट अपोजिट होता है नाभिकीय विखंडन। उसकी भी यहाँ पर रिएक्शन नीचे दी हुई है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा ये इतनी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर आप लोग को बोर्ड एग्जाम अच्छे नंबर से पास होना है और अभी तक आप लोगों ने कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी है, ठीक है, पढ़ रखी है तो और अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी है तब भी कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मेरे इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके और भी वीडियो लेक्चर हमारे हैं उसको आप लोग सुन के अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।